सो विल कंटिन्यू। हम वहीं से शुरुआत करेंगे जहां हमने ख़त्म किया, प्रदूषण। अब तक आपने तीन जो मुख्य प्रदूषण थे उनके बारे में हमने बात की। जल, भूमि और वायु प्रदूषण। क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारे अस्तित्व से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए इन तीनों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, तो उनकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं ध्वनि प्रदूषण के साथ। ध्वनि प्रदूषण का मतलब होता है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन। अब ध्वनि प्रदूषण होता क्या है? तो ये होता है जो अत्यधिक और अवांछित शोर। अवांछित मतलब जिसको आप सुनना नहीं चाहते, वो आपके लिए क्या है? शोर है। जैसे मान लो शादी हो रही है आपके पड़ोस में, बैंड बाजा बज रहा है, सब नाच गा रहे हैं, जोर जोर से ढोल नगाड़े बजे हैं, डीजे बजे चल रहा है, लोग मजा कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए तो एंटरटेनमेंट है। लेकिन अगर एक कोई बीमार व्यक्ति है, कोई बूढ़ा है, या कोई बच्चा है, या कोई पढ़ाई लिखाई करने वाला इंसान है, तो उसके लिए क्या है? वो अवांछित शोर है। ठीक है, तो एक एक आदमी के लिए जो एंटरटेनमेंट है, एंजॉयमेंट है, वो दूसरे के लिए परेशानी हो सकती है। तो आ, ये तो चलो कभी कभी होता है। लेकिन मान लो आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे दिन रात गाड़ियाँ चल रही हैं, आवाज़ जोर जोर से हॉर्न बज रहे हैं। ठीक है, और स्पीकर बज रहे हैं, या कोई फैक्ट्री है आपके आसपास, इंडस्ट्रियल सिटी है, तब क्या होगा? वहाँ कंटिन्यूअस जो है आवाज़ जो है आपके कानों में गिरेगी। तो वो जो है उस एक ऐसी ध्वनि जो आपके लिए अवांछित है, वो क्या कहलाती है? वो कहता है नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो शोर है, ध्वनि प्रदूषण क्या है? वह अत्यधिक और अवांछित शोर, नॉइज, अनवांटेड एंड एक्सेस। ठीक है, जो आपके स्वास्थ्य के ऊपर या जीव जंतुओं और पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, नेगेटिवली उनको इम्पेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है, आपने गाना सुनना है, आप धीरे सुनिए। आपको भी अच्छा लगेगा, कोई और सुनने वाला होगा उसको भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप इतने ज़ोर से चलाने लगेंगे कि कोई छोटा बच्चा जो है वो डर जाए, या उसके कान के पर्दे ही फट जाएं, तो ये है, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार लगभग 85 डीबी के अधिक वाली ध्वनि लंबे समय तक सुनने पर क्या होता है? हानिकारक होती है। अब आपको तो मज़ा आता है थोड़ी देर के लिए, डीजे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं, मतलब बिल्डिंग तक को हिला देते हैं, इस तरह का साउंड होता है। लेकिन ये मूर्खता है। आपको ये पता नहीं, आपके लिए तो मज़ा हो रहा है, ठीक है, आप सहन करने के लायक हो। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, या जो अभी होने वाले बच्चे हैं, और जो बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, कोई पढ़ाई में लगा हुआ है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या होती है। सो जब भी आप इस तरह के शोर को बहुत देर तक उसके अंदर रहेंगे या सुनेंगे, तो आपके लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये शोर कहाँ से आता है? ये आपका जो आधुनिक शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, उद्योग चले हुए हैं, मशीनें चली हुई हैं, तो इसके कारण क्या है? ध्वनि प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? ध्वनि प्रदूषण के स्रोत जो है, पहला है गाड़ियों का आना जाना, यातायात। सड़क पर जो है वाहन के हॉर्न, हवाई जहाज, जो जो लोग एयरपोर्ट के आसपास रहते हैं, तो उनको तो हर 10-15 मिनट में बहुत तेज़ आवाज़ जो है जहाज़ से होती है। खासकर अगर कोई फाइटर बेस आपके घर के आसपास है, तो जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी तो आवाज़ ही बहुत तेज़ होती है। रेलगाड़ियाँ हैं या मोटरसाइकिलें, आपने देखा होगा लोग साइलेंसर हटा के, वो इतना श्रिल जो ध्वनि जो है वो, ये सब ध्वनि प्रदूषण के कारण है। दूसरा है उद्योग। जैसे कारखानों में चलने वाली कोई भारी मशीन है, या कहीं ड्रिलिंग हो रही है, या जैसे आपने देखा होगा कि पत्थर हटाने के लिए आप वो जेसीबी वगैरह लगाया हो, तो कितना उसमें नॉइज आता है। राइट, निर्माण कार्य हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक तरह का अवांछित और अत्यधिक शोर होता है, जो एक ध्वनि प्रदूषण बन जाता है। तीसरा है लाउड स्पीकर एवं उत्सव। जैसे कोई धार्मिक आयोजन है, कहीं पे चला हुआ है, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्पीकर वूफर लगा के पूरे इलाके में घमाघम, और शादी ब्याह जो मैंने बताया आपको, या सार्वजनिक घोषणाएं हैं, या पटाखे हैं, ये सब क्या है? ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं।
तो ये है 3 ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। मेन जो है, पहला यातायात, जिसमें वाहनों के हॉर्न हैं, हवाई जहाज है, रेलगाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें हैं, बसें हैं, उनके हॉर्न हैं। दूसरे नंबर पे उद्योग, जिनमें चलने वाली भारी मशीनें हैं, ड्रिलिंग करने वाले जो इक्विपमेंट हैं, या निर्माण कार्य हो रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। ठीक है, तो और तीसरे नंबर पे आता है लाउड स्पीकर, और जो फेस्टिविटीज़ हैं या शादी ब्याह है या कोई धार्मिक आयोजन। तो ये सब क्या है, ध्वनि प्रदूषण के कारण है। अब ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या हैं? सबसे पहला है मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव। मानव, जब आप लगातार इस तरह के एनवायरनमेंट रहेंगे जहाँ पे कंटिन्यूअसली आपको ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको क्या होगा? आपके स्वभाव में जो है चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आपको मेंटली आप टेंशन में रहेंगे, और आपका ब्लड प्रेशर भी जो है वो बढ़ने लगेगा। क्योंकि इंसान को शांति चाहिए, मन को शांति चाहिए, शरीर को शांति चाहिए। तो जब ये आप कंटिन्यूअसली इस तरह के एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो आपको मानसिक तनाव होगा, चिड़चिड़ापन होगा, और आपके ब्लड प्रेशर में वृद्धि हो सकती है। तीसरा है सुनने की क्षमता। तो जैसा डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि 85 डीबी से ऊपर, जब आप, डीबी होता है डेसिबल, ये होती है जो आपकी आपका साउंड का लेवल है, इसको डीबी में मेजर करते हैं। आपने देखा होगा क्रिकेट के मैदान में जब वो धोनी बैटिंग करने आते हैं या कोई और आता है, तो वो आईपीएल वगैरह में दिखाते हैं कितना डीबी का शोर हो रहा है, राइट? तो वो, उसमें अगर आप कंटिन्यूअस बहुत देर तक उसी तरह के शोर में रहते हैं, तो खतरा हो जाता है कि आपको परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो सकता है, आप बहरे हो सकते हैं। तीसरा है नींद में बाधा। जैसे आप कहीं सड़क के पास या कहीं इंडस्ट्री के पास आपका मकान है, और अचानक से कोई गाड़ी आती है जोर से हॉर्न बजाते हुए, या उसका जोर से ब्रेक मारे या कुछ ऐसा, तो क्या होगा? अचानक से आपकी नींद टूट जाएगी, नींद टूट जाएगी, आपको आराम नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा तो थकान रहेगी, थकान रहेगी तो क्या होगा? तनाव होगा, तनाव होगा तो क्या होगा? चिड़चिड़ापन होगा, चिड़चिड़ापन होगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है जुड़ी हुई हैं। तो अन्य जीवों पर भी प्रभाव, सिर्फ इंसान ही नहीं, हम अपने बारे में ना सोचें। ये जब धरती जब शुरू हुई थी, तो इसके ऊपर हर इंसान का, हर जीव जंतु का उतना ही हक था जितना हमारा है। लेकिन आज हम जो हैं सब जीव जंतुओं को पीछे छोड़ के आज इस धरती के मालिक बन गए हैं। एक चींटी, हाथी, या कोई जंगली जानवर, या कोई भी जीव जंतु, उनका भी उतना ही हक था इस धरती पे रहने का। लेकिन आज क्या है, हम मालिक कौन है? मालिकाना हक किसका है? मालिकाना हक इंसान का है। ये फलाने राम की ज़मीन, ये फलाने राम की बाउंड्री, और किसी की नहीं है तो ये सरकार की बाउंड्री। ठीक है, तो हमने सिर्फ अपने अपने के लिए बांट लिया, और बाकी हम सब जीव जंतुओं को भूल चुके हैं। तो अन्य जीवों पर भी प्रभाव होता है, जैसे समुद्री जीव है, जैसे व्हेल या डॉल्फिन। तो इस तरह का कंटिन्यूअस जो नॉइज़ होता है, तो इन ये जो सारे जीव जंतु हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इनका जो संचार तंत्र है वो ध्वनि प्रदूषण से बहुत ज़्यादा बाधित होता है। और पक्षियों की जो रीजनरेटिव कैपेसिटी है उनकी, वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, और कई बार वो डर के मारे आते ही नहीं, फिर वो प्रवास में, जैसे कोई साइबेरिया से आते थे पक्षी, कोई कहाँ से आते थे, वो अब वहाँ आना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। अब ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण कैसे करें? पहला है, एक कानून का डंडा हो जो चलेगा तो सब मानते हैं। तो भारत में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और ध्वनि प्रदूषण एक नियम बना है 2000 में, जिसके अंतर्गत ध्वनि की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। दूसरा है साइलेंट जोन। साइलेंट जोन्स बनी है, जैसे हॉस्पिटल है, उसके आसपास जो है वो साइंस लगे होते हैं, साइन बोर्ड, वहाँ पे आप जोर से हॉर्न नहीं बजा सकते, या किसी तरह का शोर नहीं मचा सकते। विद्यालय है, महाविद्यालय है, कॉलेज है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, या जुडिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो उसके 100 मीटर के दायरे में आपको साइलेंट जोन जो है वो घोषित किया जाता है, जहाँ पे हॉर्न बजाना और लाउड स्पीकर जो है वो प्रतिबंधित होता है, राइट? तो और इसके साथ साथ क्या है, हमें जागरूकता और तकनीक की भी इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत है। जैसे साउंड बैरियर्स हैं उनका इस्तेमाल करें, या जैसे कई जो लड़के हैं वो गाड़ियों से साइलेंसर को कुछ मॉडिफाई कर देते हैं, और पट पट पटाखे बजाते हैं, रात भर में चलते हैं, जैसे उग्रवादियों की तरह वो आवाज़ें करते हुए। साइलेंसर का उपयोग करना चाहिए।
और नागरिक जागरूकता अभियान इसको कम करने में मदद कर सकता है। अब दूसरा तरह का जो प्रदूषण है उसको हम कहते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, अब रेडियो एक्टिव, हमारे पास बहुत सारे रिएक्टर्स लगाए हैं हमने, जैसे रेडियो एक्टिव एनर्जी जो सिस्टम्स हैं, ठीक है, और उसमें से निकलने वाला जो कचरा है, ठीक है, तो कहाँ से आता है ये? जो हमने परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए, जैसे हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, उसी तरह हमारे पास रेडियो एक्टिव पावर प्लांट्स भी हैं। ठीक है, तो वहाँ क्या करते हैं हम, रेडियो एक्टिव रिएक्शन से क्या करते हैं, हम बिजली पैदा करते हैं या उस संयंत्र को चलाते हैं। राइट, तो उसमें से क्या होता है, उसमें से खतरा होता है कि उसमें से क्या है, रेडिएशन बाहर आ जाए, और जो कहीं से रिसाव होके वो रेडियो धर्मी प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का रीज़न बन सकता है। इसके एग्जांपल हैं चेरनोबिल 1986 और फुकुशिमा 2011। तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो लीकेज है, ये जो है कई सालों तक इंसान की जो जीन्स हैं उनको ये प्रभावित करती है। ठीक है, और बहुत बड़ा खतरा है, अगर इस तरह का कोई स्पिल हो जाता है रेडियो एक्टिव, तो बहुत बड़ा खतरा होता है। दूसरा है रेडियो धर्मी कचरा। जैसे कई लोग परमाणु हथियारों का परीक्षण करते हैं, या जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो मेडिकल में भी यूज़ होते हैं या रिसर्च में यूज़ होते हैं, तो वहाँ से जो बचता है जो रेडियो धर्मी पदार्थ या रेडियो एक्टिव मटेरियल, वो अगर मिट्टी में और जल में मिल जाए तो उसको भी वो दूषित करता है। तो ये है दो, पहला है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, दूसरा है रेडियोधर्मी कचरा जिसको रेडियो एक्टिव वेस्ट बोलते हैं। देन तीसरा है औद्योगिक स्रोत। औद्योगिक कैसे, जैसे आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को ना, यूरेनियम है, तो उसके खनन से, या परमाणु ईंधन, या कुछ जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनके अंदर भी रेडियो एक्टिव, उनसे भी खतरा होता है। तो इस तरह से रेडियो एक्टिव प्रदूषण जो है, रेडियो ध्वनि प्रदूषण हमको प्रभावित करता है। इसके प्रभाव क्या हैं? इसके बहुत ही बड़े गंभीर प्रभाव होते हैं। पहला है कैंसर। रेडियो एक्टिव जो रेडिएशंस होती हैं, उनसे थायराइड या फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। ठीक है, और उनसे डीएनए को क्षति पहुंचने से भावी पीढ़ियों में जन्मजात विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, तो उनके जो जेनेटिक डिफॉर्मिटीज आ सकती है। जैसे आपने ये नागासाकी और हिरोशिमा में जब ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो अमेरिका ने एटम बॉम्ब गिराया था, तो उनके जो जेनेटिक डिफॉर्मिटीज थी वो अभी तक उनके जो बच्चे हैं वो बेचारे उनमें उस तरह की पाई जाती है। तो वो जीन्स में चली जाती है, डीएनए को वो अल्टर कर देती है, बदल देती है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही गंभीर प्रभाव हैं रेडियो एक्टिव प्रदूषण के। अब नियंत्रण कैसे कर सकते हैं हम? नियंत्रण यही है कि सुरक्षा, रेडियो धर्मी कचरे को स्पेशल कंटेनर्स में हम बहुत ज़मीन में गहरे उनको दबाएं, या उनको निष्पादन करें। दूसरा है, जो परमाणु संयंत्र हैं उनमें जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनका जो हमें कड़ाई से पालन करें, और एक जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो उन सब की निगरानी में हो। तो इस तरह से हम रेडियोधर्मी प्रदूषण से बच सकते हैं। अब अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ठोस अवशिष्ट अपशिष्ट प्रबंधन, जिसको बोलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये मैं इसका आइडिया मैंने आपको पहले भी दे दिया है कि जो सॉलिड वेस्ट है वो दो तरह का होता है। एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक, जिसको मैंने बताया था बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो कहाँ से निकलता है ठोस? जो ठोस अवस्था में होता है, जैसे घरेलू है, औद्योगिक है, कृषि है, या व्यापारिक गतिविधियों से निकलने वाला जो कचरा है। तो दो तरह का वो बताया मैंने, जैविक बायोडिग्रेडेबल, और जैविक नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैविक होता है जो जो मतलब अपने आप डिग्रेड हो जाएगा कुछ समय बाद, जैसे खाना, कोई बचा खुचा खाना है, पत्तियां हैं, लकड़ी है, या फल सब्जियों के छिलके हैं, जो आप जिनको कुछ समय के बाद वो अपने आप विघटित हो जाएंगे, ज़मीन में मिट्टी में मिल जाएंगे। ठीक है, वो कहीं दिखेंगे नहीं आपको। दूसरा होता है अजैविक। अजैविक होता है जो डिग्रेड नहीं होता है अपने आप। उसमें क्या है, प्लास्टिक है, कांच है, धातु है, जो सैकड़ों वर्षों तक जो है वो पर्यावरण में वैसे का वैसा ही बना होता है। आप में से जो दिल्ली गए होंगे, यहाँ से जब हम दिल्ली एंटर करते हैं तो उससे पहले आपको बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं। तो
वो पहाड़ जो है वो हमारे जैसे पहाड़ नहीं है, वो कचरे के पहाड़। और वहाँ पे धुआं, धूल, मिट्टी, जो कौवे और चील ये सब घूमते रहते हैं। राइट, तो वो कचरे के पहाड़ हैं, कचरे के पहाड़। ठीक है। तो ये कहाँ से बन गए? ये जब हमने इसको अलग अलग नहीं किया। शहरों में यही करते हैं लोग, जो उनके पास कचरा है उसको प्लास्टिक के थैले में भरा, जो ऊपर से गांठ लगाई, और दे जहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ फेंक दिया। राइट। तो वो मैंने बताया आपको उसकी कहानी। फिर जो अंदर वाला सड़ने वाला था, वो भी नहीं सड़ेगा क्योंकि बाहर से आपने उसको बंद कर दिया है। और जो बाहर वाला था, वो जलेगा ही नहीं क्योंकि उसके अंदर गीला है। तो ना सूखा जलेगा, ना गीला जो है वो सड़ेगा। तो वो ऐसे का ऐसा ही बने रहेगा कई सालों तक। और यही कारण है कि हम आज कचरे के पहाड़ तैयार कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा खतरा है हमारे पर्यावरण के लिए। ये बहुत ही खतरनाक है। इससे क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होते हैं, या कोई बैटरी है, या मेडिकल वेस्ट है, जो सब मिला जुला के एक बहुत बड़ा खतरा होता है इंसान के लिए। अब इसको, इस समस्या और इसका प्रबंधन कैसे करें हम? तो ये बहुत बढ़ती हुई समस्या है हिंदुस्तान में। जैसे पहले भी मैंने कहा था कि लगभग 1.5 लाख टन जो है ठोस कचरा हर प्रतिदिन जो है वो हम पैदा करते हैं। कहाँ से आता है कचरा? आप जब भी बाजार जाओ देखो, आप जो भी सामान लोगे किसी न किसी उसमें होगा, पैकेट में होगा। ठीक है। तो अगर एक आदमी रोज अगर 5 टॉफी भी खाता है तो महीने में 150। ठीक है। और साल भर में लगा लो, तो इस तरह से हम कितना कचरा पैदा कर रहे हैं दिन ब दिन। और बढ़ती हुई जनसंख्या। और अब वो जिस जो कंपनी है उसको अपना रैपर बढ़िया बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, बढ़िया दिखने वाला उसमें होना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, खुले में कचरा फेंकते हैं लोग। इससे क्या होता है, जल और वायु प्रदूषण होता है। तो इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं हम, कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं? तो आपने 3R का सिद्धांत याद रखना है। इसके ऊपर आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है। 3R, व्हाट इज 3R प्रिंसिपल? 3R का सिद्धांत क्या है? तो 3R आपने याद रखने हैं। रिड्यूस का मतलब कम उपयोग, कम का मतलब जितना आवश्यक है उतना ही। रीयूज मतलब पुनः उपयोग, दोबारा से। ठीक है। जैसे कोई चीज है, मान लो आपकी चप्पल ही है। चप्पल अभी ठीक है, मतलब आपने 1.5 महीना पहले खरीदी थी, लेकिन उसका वो ऊपर वाला जो है वो तड़ंगू टूट गया। तो ये नहीं है कि आप लाके उसको फेंक दिया, आपने क्या किया, आपने कचरा बढ़ा दिया सीधे। तो आप उसको रीयूज कर सकते हैं, उसमें दोबारा से स्टेपल लगा के जो ऊपर वाले होते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड रीयूज। तो वो समझदारी का काम है, वो कंजूसी का काम नहीं है। कंजूसी करो कचरा फैलाने में। राइट। तीसरा है रिसाइकल। रिसाइकल मतलब उसको आप किसी कबाड़ी वाले को दे दो, आता है अगर तो। ठीक है। या लाके, ताकि वो रिसाइकल हो जाए। ठीक है, उससे कोई नई चीज बन जाए, फिर उसके लिए दोबारा से वही चीज इस्तेमाल ना करनी पड़े। तो ये 3R का सिद्धांत है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस मतलब कम उपयोग, रीयूज मतलब पुनः उपयोग, रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण। दूसरा है कंपोस्टिंग। अब जो जैविक कचरा कचरा है वो आपको पता है कि उससे क्या होता है, वो अपने आप जो है वो डिग्रेड हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल है। तो उससे क्या बनती है, खाद बनती है। आपने थोड़े वो केंचुए डाल दीजिए, केंचुए अपने आप उसको ऑर्गेनिक कंपोस्ट में बदल देंगे, वर्मी कंपोस्ट में बदल देंगे, जो कृषि में बहुत उपयोगी है। तीसरा लैंडफिल। लैंडफिल मतलब कचरे को वैज्ञानिक रूप से भूमि में दबाना, जहाँ उचित अपघटन हो। लैंडफिल मतलब जमीन के अंदर आपने उसको ऐसी जगह पे वैज्ञानिक रूप से उसको दबाना है, ताकि वो खत्म हो जाए, अपघटित हो जाए कुछ समय में। और चौथा है अपशिष्ट से ऊर्जा। अब आपको पता है कचरे से आप बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं। राइट। जो कचरा है उसको जला के बिजली का भी उत्पादन किया जा सकता है। तो ये प्रबंधन के उपाय हैं। पहला है 3R का सिद्धांत, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। दूसरा है कंपोस्टिंग, जो जैविक कचरा है, जैविक कचरा। और इसको करने के लिए बहुत आसान तरीका मैंने बताया। आप घर में 2 तरह के आपके पास डस्टबिन होने चाहिए। एक है ठोस कचरे के लिए, जिसको आप, जो प्लास्टिक है, चाहे कांच है, चाहे कुछ और है, जो जो नेचुरली जो है वो डिग्रेड नहीं होता है। ठीक है। दूसरे में आप बायोडिग्रेडेबल, जो अपने आप गल जाता है, सड़ जाता है।
दोनों को इकट्ठा नहीं करना है, अगर कर दिया तो बस सो रह गया फिर जिंदगी भर। राइट। देन अगला जो हमारा टॉपिक है दैट जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि धरती का जो टेम्परेचर है, औसत तापमान, वो बढ़ता जा रहा है साल दर साल। और पिछले लगभग 100 वर्षों में ये लगभग 1.1 डिग्री बढ़ चुका है। आपको लग रहा होगा कि क्या फर्क पड़ता है यार, 100 साल में सिर्फ 1 डिग्री तो बढ़ा। लेकिन आपको पता है कि यही चीज़ अगर इसी गति से चली रही तो 2100 सन 2100 तक क्या हो जाएगा, 3-4 डिग्री बढ़ जाए। और 3-4 डिग्री आपको ऐसे लग रहा है ना अभी कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये 3-4 डिग्री जो है कैटास्ट्रॉफिक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो अभी से मेल्ट होना शुरू हो गए हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि। मतलब लॉन्ग टर्म जो इंक्रीज है इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड द ओशियनिक एटमॉस्फेयर। वहाँ पे टेम्परेचर में क्या है, जो दीर्घकालीन लगातार जो वृद्धि होती जा रही है। और ये जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रत्यक्ष रूप है। इससे क्या होगा, हमारा जो इकोलॉजी है, इकोसिस्टम्स हैं, वो खतरे में आ जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, पहला है ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जिनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, नॉट क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसेज में आती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आती है ओजोन लेयर को जो हार्म करती है, वो होती है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज में यही आएंगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो वो क्या करती हैं, जैसे मैंने बताया था, जैसे आपने ग्रीन हाउस देखे ना घरों में, खेतों में लोगों ने लगाए होते हैं ताकि वो अच्छी फसल ले सके, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। राइट। तो यही काम कौन कर देता है, ये जो गैसें जब एक मात्रा से अधिक में वातावरण में आ जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये क्या करती है, एक छतरी जैसी बना देती है, वो ग्रीन हाउस बना देती है नेचुरल। फिर क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो अर्थ से बाहर नहीं जा पाती, तो वो गर्मी ट्रैप हो जाती है। तो उस गर्मी को ट्रैप होने की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा है वनों की कटाई। तीसरा है औद्योगिक उत्सर्जन। अब इसका प्रभाव और नियंत्रण कैसे कर सकते हैं हम। मुख्य प्रभाव क्या है, वो जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, चाहे वो हिमालय में है, चाहे वो आर्कटिक सागर में है, चाहे वो एंटार्क्टिका में है, वो जल्दी जल्दी पिघल रहे हैं। राइट। और उससे पिघलने से क्या हो रहा है, वो जो बर्फ है वो पानी बन रहा है। पानी बन रहा है तो क्या होगा, जो समुद्री जो लेवल है पानी का, वो उसमें वृद्धि हो जाएगी। जो कोस्टल एरियाज हैं जैसे, या जो आइलैंड्स हैं जैसे मालदीव है, बांग्लादेश है, जो द्वीप या तटीय देश हैं, वो खतरे में आ जाएंगे, क्योंकि वो पानी का लेवल जो है बढ़ने लगेगा ऊपर को, और जलमग्न होने का खतरा उनको पैदा हो गया है। तीसरा है मौसम परिवर्तन। जैसा मैंने कहा, अनिश्चित वर्षा होगी, सूखा पड़ेगा, बाढ़ आ जाएगी, तूफान होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट है। अब इसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करें। जो नवीकरणीय ऊर्जा, जो हमने दो तरह की पढ़ी थी, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, आपकी जो विंड पावर है, एंड द सोलर एनर्जी। राइट। इनका हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूसरा है वृक्षारोपण, अधिक से अधिक पेड़ लगाना ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसको कंट्रोल में रखा जा सके। तीसरा है इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पर्यावरण, इसको ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद कर सकती हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर आपके लिए रिवीजन है, वो ये है कि अम्ल वर्षा, एसिड रेन क्या होती है। तो मैंने बताया था कि जो वायुमंडल में जब एक मात्रा से अधिक में जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो एक मात्रा से अधिक मात्रा में जब वायुमंडल में होती हैं और जब बारिश पड़ती है तो क्या होता है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड बना देगी, और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या बना देंगे, नाइट्रिक एसिड
नाइट्रिक एसिड, दोनों के दोनों जो है बहुत ही खतरनाक एसिड है। और ये जो है फिर बारिश, उस बारिश के पानी के साथ जमीन पे गिरते हैं, तो इसको कहते हैं अम्ल वर्षा या एसिड रेन। तो एक तरह का वो एसिड गिर रहा है, ठीक है, वो पानी नहीं है, वो अब H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बन गए हो, राइट। तो जहाँ जहाँ गिरेंगे वहाँ वहाँ नुकसान करेंगे, ठीक है। तो इसके स्रोत कहाँ हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, जो हमारे जो विद्युत संयंत्र हैं जो कोयले से चलने वाले हैं, या वहाँ से हो, या गाड़ियों से जो निकलता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जैसे उद्योग इंडस्ट्रीज है, वाहन है, वहाँ से। तो ये जाके जब एक मात्रा से अधिक में वातावरण में फैल जाते हैं, तब ये क्या करते हैं, फिर एसिड रेन करते हैं। देन क्या प्रभाव होते हैं इससे? मैंने कहा फसलों का नुकसान हो जाएगा, कि जो पोषक तत्व हैं उनको नष्ट कर देगी, जो पत्तियां हैं उनको जला देगी, फसलों को पैदावार को जो है वो पैदावार को कम कर देगी। और जो यही बारिश जो है, यही पानी जो है जब नदी नालों में जल के स्रोतों में जाएगा, तो वो भी दूषित हो जाएंगे। तीसरा, जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, जैसे मैंने कहा था आपको ताजमहल, तो वो जो है बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ था, ठीक है। लेकिन जो एसिड रेन है उसकी वजह से ये पीला पड़ गया है, और अब उसकी उसको वो कमज़ोर भी करता है वो, ठीक है। तो क्षतिग्रस्त हो रहा है, इसको मार्बल कैंसर भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इफेक्ट है एसिड रेन के, फसलों को नुकसान, जल स्रोतों का दूषित होना, और ऐतिहासिक स्मारकों को क्षति। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ओजोन लेयर, ओजोन परत जिसका क्षय हो रहा है, जिसकी डिप्लीशन हो रही है डे बाय डे, मतलब वो कमज़ोर पड़ रही है, ठीक है। तो जो जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, उसके ऊपर एक स्फीयर आता है, उसके ऊपर लेयर आती है, उसका नाम है स्ट्रेटोस्फीयर। और उसके उसमें लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ओजोन परत बनी हुई है, जो क्या है, एक तरह से छतरी का काम करती है। जैसे आप गर्मी है, बहुत धूप है, तो आप क्या करते हो, छतरी लेके जाते हो साथ में। तो छतरी क्या करती है, आपको जो आपकी जो ज़्यादा धूप है उसको आपके चेहरे को बचाती है। तो उसी तरह से एक नेचुरल छतरी जो है हमारे स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर बनी हुई है, जिसको कहते हैं ओजोन लेयर, जो एक सुरक्षा कवच का काम करती है। ये क्या करती है, जो सूरज से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हैं, हार्मफुल, वो अगर सीधी की सीधी धरती पे आ जाएं तो बहुत विनाश करेंगी। तो उनको क्या करती है, ये जो ओजोन लेयर है उनको वो एब्जॉर्ब कर लेती है, उनको अवशोषित कर लेती है, तो धरती के जीवन की रक्षा करती है। लेकिन अब हो क्या रहा है, जो इंसानी गतिविधियां हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकीकरण है, या ज़्यादा वाहनों का इस्तेमाल है, तो इनकी वजह से क्या होता है, ये ओजोन लेयर कमज़ोर पड़ती जा रही है। और ऐसे ही क्या हुआ है, जो एंटार्क्टिका है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा छेद जो है वो हो गया है इसमें, ठीक है, जो लगभग भारत के क्षेत्र से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, राइट। उससे क्या हो रहा है, ये जो डायरेक्ट जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, अब इनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये क्या करेंगी, ये सीधे ज़मीन पे गिर के उस बहुत बड़ा नुकसान करेंगी, ठीक है। तो क्या करेंगी वो हम देखेंगे अभी। इसका कारण, प्रभाव और समाधान। कारण क्या है, जो ओजोन लेयर है, जो मैं पहले ऐसी गलती से बोल गया था, ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ग्रीन हाउस इफेक्ट में इन सब का काम नहीं होता। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो पहले जो एयर कंडीशनर्स आते थे, रेफ्रिजरेटर्स आते थे, उनके अंदर जो गैस होती थी, वो होती थी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। वो कूलिंग गैस के रूप में इस्तेमाल होती थी। तो उसमें क्या है, उसके अंदर एरोसोल स्प्रे में जो साथ में वो ये जो गैस ही है CFC, जो एरोसोल स्प्रे होते हैं आपके, उनमें भी इस्तेमाल होती है। तो ये जब वातावरण में चली जाती है, तो ये ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ देती है। तो ये सबसे बड़ा दुश्मन है ओजोन लेयर का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब तो ये बैन हो चुका है। अब आपके जो एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, उसमें इसकी जगह दूसरा दूसरा जो है हमने गैस यूज़ करते हैं। तो लेकिन अब नुकसान हो चुका है, राइट। तो इसका प्रभाव क्या है, ओजोन लेयर के कमज़ोर होने से क्या होता है, जो दो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं सूरज की, वो सीधे ज़मीन पे आएंगी। ज़मीन पे आएगी तो त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर, आँखों में मोतियाबिंद, या हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको कमज़ोर करेंगी। और साथ ही साथ जब ये
पानी में गिरेंगी तो पानी में भी उसकी जो इकोलॉजी है उसको ख़त्म करेंगी, इकोसिस्टम में। अब इसका समाधान क्या है? ये पहला तो CFCs का उत्पादन बंद करना है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। और अ, एक तरह से जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थी 1987 की, उसमें ये फैसला किया गया। राइट। तो ये थी ओजोन लेयर, उसका जो कमज़ोर पड़ना, उसके कारण क्या हैं, प्रभाव क्या है और समाधान क्या है। अब मुख्य बिंदु इस तरह से हम ले सकते हैं, जो ध्वनि प्रदूषण है वो किस तरह से होता है। जो मुख्य कारण है यातायात, उद्योग और लाउड स्पीकर। और इसके लिए कैसे हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं? हम कानून बनाकर, साइलेंट जोन घोषित करके। दूसरा है रेडियो धर्मी प्रदूषण, वो कहाँ से फैलता है? जो रेडियो एक्टिव एनर्जी प्लांट्स हैं, या रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है उससे सुरक्षित कैसे हम रख सकते हैं अपने आप को, उनका जो डिस्पोजल है वो प्रॉपर हो, एक किसी की निगरानी में हो, एजेंसी की निगरानी में हो। दूसरा है ठोस अपशिष्ट, जिसको वेस्ट कहते हैं हम, सॉलिड वेस्ट। तो उसमें दो तरह के होते हैं, एक इंडस्ट्रियल और दूसरा है डोमेस्टिक, जिसको घरेलू कचरा या औद्योगिक कचरा कहते हैं। तो उसके हम कैसे नियंत्रण करते हैं? 3R का सिद्धांत इस्तेमाल करें: रिड्यूस, रीयूज एंड रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। तीन। ठीक है। और दूसरा कंपोस्टिंग करके, और प्रॉपर लैंडफिल में उसको डिस्पोज करके। देन ग्लोबल वार्मिंग किससे होता है? ग्रीन हाउस गैसेस से। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऐसे हम इससे बच सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्रीन एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें, वृक्षारोपण करें। एसिड रेन क्यों होती है? दो गैसेस जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा में मिले होते हैं, और उनके साथ जब पानी बारिश का मिल जाता है तो वो एसिड पैदा कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। कैसे कम कर सकते हैं? स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करके, और जो डिस्पोजल है उसमें से, चाहे इंडस्ट्रीज से चाहे वो व्हीकल से, उसको कंट्रोल करके। ठीक है। ओजोन जो क्षय है वो किस वजह से हो रहा है? CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है। उनको प्रतिबंधित लगभग कर दिया जा चुका है। तो अब हमारी जिम्मेवारी क्या है? ठीक है। हम ये नहीं सोचेंगे कोई और करेगा, गवर्नमेंट रूल बनाएगी, कानून बनाएगी। अरे भाई, जब खा तुम रहे हो, कचरा तुम फैला रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ एक हम सफाई कर्मी भी रखेंगे। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री एंड इट इज़ ग्रोइंग ऑन अ डेली बेसिस। तो हम क्या करें? वो 3R का जो प्रिंसिपल है उसको याद रखें। ठीक है। प्लास्टिक, कांच और कागज़ को आप अलग से, जो आपके पास या कबाड़ी वाला आता है, यहाँ रिसाइकल बिन तो है नहीं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो दोबारा से रिसाइकल करके आपको दोबारा पेपर बना के दे देगा, कांच के सामान दोबारा बन जाएंगे प्लास्टिक का। ठीक है। तो इसलिए उनको ऐसे नहीं फैलाना चाहिए। दूसरा है स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करें। सौर ऊर्जा है, LED बल्ब हैं। तीसरा है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़, वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। चौथा है जागरूकता फैलाकर। राइट। सो याद रखें कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये हमारी सबकी साझा जो है जिम्मेवारी है। और ये तभी संभव है जब हम साथ मिलकर इसको कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। थैंक यू। तो ये है, जैसे आप फाइनली क्या कर सकते हैं हम, कि पर्यावरण बचाओ, भविष्य बनाओ। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने बताई थी, 3R का सिद्धांत: रिड्यूस, रीयूज एंड